जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चरर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए बल्कि रिवीजन के लिए हम आज एक नए सेशन में मौजूद हैं और इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, उनमें तो कोई इतना इशू होता ही नहीं है। मतलब आम तौर पे जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं, उनको उसमें कोई ये इफ़ कंडीशंस हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसमें वो मतलब उनको आइडिया होता है कुछ ना कुछ। लेकिन ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ लैंग्वेजेस की हिस्ट्री है जहाँ पर जो ना वो थोड़ी सी चीज़ें याद रखना पड़ती हैं। हम उन पे आज फोकस ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। लेकिन प्रोग्रामिंग और ऊप की बात होगी तो फिर प्रोग्रामिंग पैराडाइम एक बड़ा मतलब टॉपिक है जिसके बारे में ना क्वेश्चन सम टाइम आ जाते हैं। तो पैराडाइम होता है कि वे टू प्रोग्राम से मुराद ये है कि हम किस तरह से प्रॉब्लम को, चूँकि अल्टीमेटली हमारा जो कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, ये इनके यूजेज का असल पर्पज़ है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है जी। ओके जी। तो डिफरेंट प्रोग्रामिंग पैराडीम्स हैं हमारे पास। द प्रोग्रामिंग पैराडीम्स आर कैटेगराइज्ड इन मल्टीपल कैटेगरीज येट मोस्ट सिग्निफिकेंट आर ओनली टू। एक इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडीम है और डेक्लेरेटिव है। ठीक है जी। इम्पेरेटिव में हम ये बताते हैं कैसे कैसे हम प्रोसीजर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, और इम्पेरेटिव में फिर फर्दर आ जाती हैं आपकी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाती हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच आ जाती है। डेक्लेरेटिव में लॉजिक प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग और डेटाबेस प्रोसेसिंग अप्रोच आ जाती है। तो इम्परेटिव में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मतलब चलती रही थी पुरानी, वो प्रोसीजरल या स्ट्रक्चर्ड। तो पहले इम्परेटिव को देख लें। इम्परेटिव प्रोग्रामिंग पैराडाइम इज़ द ओल्डेस्ट पैराडाइम and follows the most basic idea of programming. The programs in these paradigms are executed step by step by changing the current state of the program. Imperative program consists of some commands या instructions that computer operates and change the state of the program. तो कंप्यूटर उनके ऊपर अमल करता है और प्रोग्राम की स्टेट, डाटा की स्टेट चेंज होती चली जाती है। अब इनमें आ जाती हैं इम्परेटिव में प्रोसीजर कहते हैं फंक्शन को, मेथड को, जिसमें हमारा मेन फोकस प्रोसीजर होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसीजर कॉल, फंक्शन कॉल। जैसे सी लैंग्वेज में हमने देखा, हम फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन कॉल करते हैं और उसी के बेस पे सारा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होती है। प्रोसीजर्स आल्सो नॉन एज रूटीन्स, सब रूटीन्स, मेथड्स और फंक्शंस, ये डिफरेंट जो हमारे पास डोमेन्स हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जावा में हम मेथड कहते हैं, सी में हम फंक्शन कहते हैं, कहीं पे हम रूटीन कहते हैं। ठीक है जी। सिंपली कंटेन अ सीरीज ऑफ कंप्यूटेशनल स्टेप्स टू बी कैरिड आउट। Any given procedure might be called at any point during a program's execution including by other procedures or itself. हम उसको किसी और प्रोसीजर में प्रोसीजर्स को कॉल कर सकते हैं, मेथड्स को। तो ये कुछ इस तरह का काम होता है प्रोसीजर का, इसी को स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके बाद प्रोसीजरल के बाद आ जाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसमें जैसा कि हमारे पास मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर डाटा और फंक्शंस वगैरह आ जाते हैं। इसको डिटेल में आगे चल के हम देखेंगे, हमारा मेन यही चलेगा फोकस। इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी विजुअलाइज आर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शंस एज हैपन इन रियल लाइफ। ठीक है जी। ओके जी। पैरेलल प्रोसेसिंग है इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम इज़ प्रोसेस्ड बाय डिवाइडिंग इट इनटू मल्टीपल प्रोसेसर्स। ठीक है जी। हमारे पास मल्टी कोर हो सकते हैं और या फिर मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट हो सकते हैं। उसके ऊपर हम अपने प्रॉब्लम को डिवाइड करके पैरेलल वे में उनसे प्रोसेसिंग करवा रहे होते हैं। द सिस्टम कंटेन्स मल्टीपल प्रोसेसर्स, वो बात हो गई वही, चाहे मल्टी कोर हैं चाहे मल्टी प्रोसेसर हैं, टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन लेस टाइम। तो उससे हमारे पास जो है ना वो कम वक्त में अच्छा प्रोग्रेस हो जाती है। फिर डेक्लेरेटिव टाइप आ जाती है। कंट्रोल फ्लो इन डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इज़ इम्प्लिसिट। यहाँ पे एक और चीज़ देखें, यहाँ पर जो डेक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें जो फ्लो है या कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लिसिटली बताया ही नहीं जाता, वो इम्प्लिसिट होता है। वो उसका जो
जो भी कंपाइलर है या जो भी उसको प्रोसेसर है वो खुद ब खुद उसके कंट्रोल को, फ्लो को मैनेज कर रहा होता है। इसमें कोई लूप्स नहीं होते, कोई असाइनमेंट्स नहीं होती। द प्रोग्रामर स्टेट्स ओनली व्हाट द रिजल्ट शुड लुक लाइक, नॉट हाउ टू ऑब्टेन इट। हम ये नहीं बताते करना कैसे है, हम पूरा एक प्रोसीजर नहीं लिखते, हम जो है वो कोई फंक्शन नहीं लिखते, हम सीरीज़ ऑफ स्टेप्स नहीं लिखते, हम सिर्फ अल्टीमेट गोल अपना बताते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में लिखते हैं। whatever engine that interprets this code is just suppose go get the desired information and can use whither approach it wants। जैसे हमने प्रीवियस डेटाबेस डिस्कस करते हुए हमने क्यूरी ऑप्टिमाइज़र देखा था, डाटा DBMS का एक पार्ट देखा था, क्यूरी ऑप्टिमाइज़र था, फिर क्यूरी को रन करने के लिए एक मॉड्यूल था। तो ऑप्टिमाइज़र डिफरेंट फ्लोज में से कोई एक फ़्लो बेस्ट जो है वो फॉलो करवाता है, और क्यूरी प्रोसेसर एक होता है उसमें मॉड्यूल। तो वो क्यूरी प्रोसेसर और क्यूरी ऑप्टिमाइज़र या जो उसके अपने इंजन हैं, जो उसके फर्दर प्रोसेसर्स हैं, वो अपने हिसाब से फ़्लो चला रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये SQL की तरह से एक जो है वो लिखा हुआ है कोड, सेलेक्ट अपर नेम फ्रॉम पीपल वेयर लेंथ नेम इज़ ग्रेटर दैन 5 ऑर्डर बाय नेम। तो यहाँ पर हम सिर्फ रिज़ल्ट बताते हैं, हमें चाहिए क्या, हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट हम बताते हैं। उसके लिए हम कोई प्रोसीजर, कोई सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम नहीं लिखते, जैसा कि हमारे इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं। इवन अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वहाँ पर भी तो प्रोसीजर्स आते हैं ना, लेकिन उसका जो मेन फोकस है वो प्रोसीजर नहीं होता, उसका मेन फोकस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, तो अब हमने जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन समटाइम आ जाते हैं, बड़ा हम इसको ब्रीफली रिव्यू करेंगे। हमारे पास जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनके ऑथर्स और उनके टाइम, उनका जो डेट है वो उसकी डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी। 1883 में पहली लैंग्वेज आई एडा के नाम से, और ये चार्ल्स बाबेज और एडा लवलेस ने इसको जो है वो बनाया था। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। एनालिटिकल इंजन फर्स्ट कंप्यूटर जब बनाया गया तो उस वक्त ये लैंग्वेज भी बनाई गई थी। कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस पाई जाती थी जो कि इस इंजन में, एनालिटिकल इंजन में उन्होंने रन की थी। उसके बाद 1949 में असम्बली लैंग्वेज, और इसके कंट्रीब्यूटर्स कुछ डिफरेंट हैं। एक कैथलीन बूथ है जिन्होंने एक थ्रेटिकल वर्क किया था, और 1947 में उन्होंने थ्रेटिकल वर्क किया था, इनको भी क्रेडिट दिया जाता है। फिर उसके अलावा 1949 में एक और डेविड व्हीलर थे, उन्होंने एक असेंबलर लिखा था। तो असेंबलर लिखने की वजह से 1949 जो फर्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकली जो असम्बली लैंग्वेज वर्किंग में आई थी वो हमारे पास 1949 में आई थी, लेकिन उसका थ्रेटिकल वर्क कुछ कैथलीन बूथ ने भी किया था। तो इसलिए इसका जो टाइम ऑफ इन्वेंशन है वो तो 1949 ही कंसिडर किया जाता है। कंट्रीब्यूशन 47 के कैथलीन को भी दिया जाता है, ये फीमेल थी कोई। उसके बाद 1952 में ऑटो कोड एक लैंग्वेज थी जो कि एलेक ग्लैन ने डेवलप की थी, और सम कंसिडर टू बी द फर्स्ट कंपाइल्ड, ये पहली कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। उसके बाद आ जाती है 1957 में फोर्ट्रान आ गई जी। तो 1957 में फोर्ट्रान आ गई, और ये जॉन बैकस ने क्रिएट की थी फोर्ट्रान, विच इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वर्किंग विद साइंटिफिक, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट्स। ये 1957 में आई। और उसके बाद 1958 में अलगोल आ गई, और ये एल्गोरिथमिक लैंग्वेज थी, और ये एलन जे पेरलिस ने कार्नेज मेलन यूनिवर्सिटी में ये बनाई थी, और इसको पहले प्रेजेंट किया था या प्रपोज किया था ACM, एक रिसर्च जर्नल है वहाँ पर, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी। ओके जी, इट वाज आल्सो अ प्रीकर्सर फॉर जावा एंड सी। ये जावा और सी के लिए इसने कुछ बेस भी डेवलप की थी या प्रोवाइड की थी। फिर 1959 में लिस्प आ गई, जिसमें ऊप के कुछ कॉन्सेप्ट भी थे, और जॉन मैकार्थी ने इसको क्रिएट किया था, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए जो है ये डिज़ाइन की गई थी, और इसको लेटेस्ट लैंग्वेजेस पाइथन और रूबी में भी उसके लिए भी इसने वर्क, एक फाउंडेशन प्रोवाइड की। फिर बेसिक आ गई 1964 में, जॉन जे कैमेनी और थॉमस कर्ट्स ने ये लैंग्वेज बनाई थी, और बेसिक इसका पर्पस स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग सिखाना था, जैसा कि हमारे तो सिलेबस में लास्ट ईयर तक ये चलती रही है, मैट्रिक के सिलेबस में।
फिर 1970 में आ गई पास्कल, ये निकोलस रिथ ने डेवलप की थी, और इजी टू लर्न एंड मेन लैंग्वेज यूज्ड बाय एप्पल फॉर अर्ली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये पास्कल यूज़ होती रही है इन अर्ली स्टेजेस, अर्ली एजेस। फिर स्मॉल टॉक आ गई 1972, इसमें भी आपको मज़ीद ये बता दूं, स्मॉल टॉक में जो है ये ऑब्जेक्ट्स का अच्छा खासा एक इंट्रोडक्शन था, डिस्कशन थी, और एलन के और एडेला गोल्डबर्ग और डैन इंग्लिस ने इसको डेवलप किया था स्मॉल टॉक को। और ये इसके क्या था, विच एनेबल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स टू चेंज कोड क्विकली, तो ये 1972 में आई। उसके बाद 1972 में सी लैंग्वेज भी इन्वेंट हुई, डेनिस रिची ने ये डेवलप की थी, और ये पहली सिस्टमेटिक हाई लेवल लैंग्वेज भी कहलाती है। दिस मीन दैट इट्स क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ओके, 1972 में स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज भी आई, ये डोनाल्ड डी चैम्बरलिन और रेमंड एफ बाइस इन्होंने डेवलप की थी IBM के लिए। दिस लैंग्वेज वाज यूज्ड फॉर वीविंग एंड चेंजिंग डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेसेस। फिर 1978 में मैटलैब आ गई, जो कि स्टैटिस्टिशियन इसको यूज़ करते हैं, क्लेवर मोलर ने ये डेवलप की थी, और डाटा एनालिसिस के लिए असल में ये यूज़ होती है, डाटा को एनालाइज करने के लिए, रिसर्च में, एजुकेशन में हैवीली यूज़ होती है। ऑब्जेक्टिव सी 1983 में ये माइक्रोसॉफ्ट, ब्रैड कॉक्स, टॉम लव इन्होंने क्रिएट की ऑब्जेक्टिव सी एज द मेन लैंग्वेज यूज्ड फॉर राइटिंग एप्पल सॉफ्टवेयर। सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव सी है एप्पल सॉफ्टवेयर के लिए। ऑब्जेक्टिव सी पहले यूज़ होती रही है स्विफ्ट से पहले। 1983 सी प्लस प्लस जॉन स्ट्रप ने ये क्रिएट की थी, और ये सी का एडवांस्ड समझ लें कि उसकी एडवांसमेंट थी, और एक्सटेंशन थी उसकी। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और यहाँ से ऊप समझा ये जाता है कि सी प्लस प्लस से ऊप का आगाज़ हुआ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया लिस्प में और स्मॉल टॉक में पहले से ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कुछ टर्मिनोलॉजी, और उससे पहले रिसर्च में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डिस्कशन चलती आ रही थी, लेकिन इसकी बाकायदा जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन एडवांस्ड फॉर्म में है वो सी प्लस प्लस में आई थी। फिर पर्ल आ गई 1987 में, लैरी वॉल ने इसको डेवलप किया था, यूज्ड फॉर टेक्स्ट एडिटिंग टू सिंप्लीफाई रिपोर्ट प्रोसेसिंग। रिपोर्ट प्रोसेसिंग के लिए थी, है ये लैंग्वेज थी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। उसके बाद 1990 में फंक्शनल लैंग्वेज आई थी, हैस्कल ने डेवलप किया था, और ये यूज टू प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड मैथ कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होती थी। पाइथन आई थी 1991 में, गाइडो वान रोसम ने ये डेवलप की थी, और हमारे मतलब ये रिसर्च में और डाटा साइंस में, डाटा एनालिसिस में, और डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड्स में ये हैवीली आजकल यूज़ हो रही है। विजुअल बेसिक 1991 में आई थी, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी विजुअल बेसिक, विच एनेबल्ड प्रोग्रामर्स टू सिलेक्ट एंड चेंज स्पेसिफिक चंक्स ऑफ कोड विद द ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस। तो ये जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप, इसमें मतलब चीज़ें चल रही थी, और कोड ऑटोमेटिकली सम टाइम जनरेट हो रहा था, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन उस पर जो जो यूज़र इंटरफेस था उसका कोड जनरेट होता था, जो बिजनेस लॉजिक थी, जो प्रोग्रामिंग थी, वो सम टाइम खुद परफॉर्म करना पड़ती थी। फिर 1993 में आ गए, स्टैटिस्टिशियंस इसको यूज़ करते हैं, और रॉस लाका और रॉबर्ट जेंटलमैन ने इसको इन्वेंट किया था आर को, और ये एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिशियंस यूज़ करते रहे हैं। जावा 1995 में आई, जेम्स गॉसलिंग ने इसको सन माइक्रो सिस्टम्स के लिए लिखा था, और ये भी ऊप लैंग्वेज में एक अच्छी खासी इसका भी नाम है। 1995 में PHP आई, रासमस लेडॉफ ने ये इसको इन्वेंट किया था। PHP continues to be widely used in वेब डेवलपमेंट टुडे। वेब डेवलपमेंट इसका पर्पज़, इसका डोमेन ही जो है वो बाकी लैंग्वेज से डिफरेंट था, लेकिन जो जावा है वो भी वेब डेवलपमेंट के लिए और मल्टीपल टाइप की एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए यूज़ होती रही है, बल्कि आजकल भी हो रही है। 1995 में रूबी आ गई, ये यूकीहिरो मात्सुमोतो ने डेवलप की थी। रूबी all purpose programming language ideal for many programming jobs. Ruby is widely used in development of web applications. फिर जावास्क्रिप्ट 95 में आई, ब्रैंडन ईच ने ये डेवलप की थी, और सी शार्प आई 2000 में, माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ सी प्लस प्लस विजुअल बेसिक था। सी शार्प इज़ सिमिलर टू जावा इन सम वेज। स्काला
2003 में मार्टिन और डेस्के ने इसको क्रिएट किया था। दैट कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कुछ एस्पेक्ट थे जो हमने देखा कि डेक्लरेटिव टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ग्रूवी 2003 में आई। जेम्स स्ट्रैचन ने और बॉब मैकविटर ने इसको डेवलप किया था और ये जावा की कुछ एडवांस फॉर्म के तौर पे ये डेवलप हुई थी ग्रूवी। गो लैंग्वेज 2009 में गूगल ने डेवलप की थी और इश्यूज टू सॉल्व इश्यूज दैट कॉमनली अकर विद लार्ज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के लिए, उसके इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए गो लैंग्वेज डेवलप की गई थी। तो ये कुछ ब्रीफ सा डिफरेंट लैंग्वेजेस का डिटेल थी उसमें। जो फेमस है हमारे पास जावा है और विजुअल बेसिक है और सी है, सी प्लस प्लस है, बेसिक है। इनके बारे में सम टाइम अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। अब हमारे पास चूँकि बड़ा एक पोर्शन है ऊप का, तो इसको हम देखेंगे। हमें पता है कि ऊप का जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट हैं और क्लासेस हैं, और इसमें हमारे पास कुछ मटेरियल ज़्यादा है, लेकिन मैं इसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करूँगा। तो to solve some problem using object oriented paradigm, first of all we have to identify the entities। हमें रियल वर्ल्ड से एंटिटीज़ देखनी है। हमें जब भी प्रॉब्लम, चूँकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो कंप्यूटर है, उसके यूज़ का पर्पज़ सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स है। तो जब हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़े और हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसी पैराडीम के ज़रिए से, लैंग्वेज के ज़रिए से हमने सॉल्व करनी है, तो हमें एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करना है अपने रियल वर्ल्ड में से। तो एंटिटीज़ क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आपको कुछ आइडिया होगा। तो कुछ डिस्कशन मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, जैसे फिज़िकल ऑब्जेक्ट हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, गाड़ियाँ हैं ट्रैफिक सिमुलेशन में, फिर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं सर्किट डिज़ाइन प्रोग्राम में, कंट्रीज़ हैं इकोनॉमिकल मॉडल या इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, एयरक्राफ्ट हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है जी। फिर कंप्यूटर एनवायरनमेंट में विंडोज़ है, मेन्यूज़ हैं, ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइंस, रेक्टेंगल और माउस कीबोर्ड वगैरह, ये सारे ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। डाटा स्टोरेज में अरेज हैं, स्टैक, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्रीज, ठीक है जी। ह्यूमन एंटिटीज़ में एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट, कस्टमर्स। यहाँ से देखें सेल्स पर्सन, जब भी हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है हमें उस एनवायरनमेंट की एंटिटीज़ आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे। आगे कुछ चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ, सेम डिस्कशन है, ठीक है जी। और उसके बाद हम देखते हैं द मैच बिटवीन प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स एंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स इज़ द हैप्पी रिजल्ट ऑफ कंबाइनिंग डाटा एंड फंक्शन। तो जिस तरह से हमारे रियल लाइफ में हम एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो प्रोग्रामिंग में वो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, या इवन आगे क्लासेस की डिस्कशन आती है। तो ये एक हमारी रियल लाइफ से एक कम्बिनेशन इसका निकलता है, ठीक है जी। तो इसमें ऑब्जेक्ट में करैक्टरिस्टिक्स होते हैं और बिहेवियर होता है। करैक्टरिस्टिक्स से मुराद डाटा, बिहेवियर से मुराद फंक्शंस या मेथड या रूटीन्स वगैरह। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यू कैन सी हेयर, कुछ और डिस्कशन है सिंपल। ये डायग्राम है, जैसे हम यहाँ पे एक कोई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम है फू बार, और इसके कोई 3 फीचर्स हैं, फीचर ए बी सी, और इसके ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट का एक रिलेशन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है, क्लास में सिर्फ हम चीज़ें जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। पीछे एक एग्जांपल गुजरी है, मैंने इसको स्किप किया है। जिस तरह से हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं, अगर हम उसको देख लें, डाटा टाइप जैसे इंट एक डाटा टाइप है, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं, इम्प्लिसिट, ठीक है जी। अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई इंट टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, तो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उस वक्त रैम के अंदर ये मेमोरी कंज्यूम करेंगे। जैसा कि सी लैंग्वेज में 4 बाइट लेता है एक इंट, तो ये अगर हमने 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए तो 16 बाइट वो रैम में अपने कंज्यूम करेगा। इसी तरह से क्लास का और ऑब्जेक्ट का बड़ा रिलेशन कुछ इस तरह से है कि क्लासेस हम डिफ़ाइन करते हैं, क्लासेस डिक्लेयर करते हैं, और जब क्लास हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो रैम में मेमोरी कंज्यूम नहीं करता, लेकिन जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस वक्त रैम में मेमोरी कंज्यूम करती है क्लास, ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक क्लास है और इसके 3 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3। इसमें जो भी इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, फीचर्स हैं, फीचर ए, फीचर बी, फीचर सी, ये फीचर्स अगर तो ये फीचर डाटा है।
तो फिर जो ये फ़ीचर है, फ़ीचर बी, फ़ीचर सी टोटल डाटा कंज्यूम करेंगे, स्पेस कंज्यूम करेंगे, रैम में उतनी ही स्पेस जो है वो एक ऑब्जेक्ट कंज्यूम करेगा एक्चुअली। ठीक है जी। अदरवाइज़ क्लास जो है इटसेल्फ कोई भी मेमोरी कंज्यूम नहीं करती। अ क्लास इज़ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप दैट हैज़ इट्स ओन मेंबर्स, दो इसके मेंबर हैं, डाटा मेंबर होता है, मेंबर फंक्शंस होते हैं। ठीक है जी। इट इज़ अ ब्लूप्रिंट, और ये डिस्क्रिप्शन होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। किसकी डिस्क्रिप्शन होती है? ऑब्जेक्ट की। जो क्लास में हम चीज़ डिस्क्राइब करेंगे डाटा या मेथड्स फंक्शंस, वही हमारे ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ओके जी। अ क्लास इज़ दस अ डिस्क्रिप्शन। ओके, आगे ये चीज़ें सिंपल हैं, इजी टू अंडरस्टैंड। फिर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, इसके मेंबर्स आ गए। ओके, पिलर्स ऑफ ऊप आ गए। अब हमारे पास जो पिलर्स ऑफ ऊप है इनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो ऊप है उसके बेसिक्स, उसकी उसकी जो है वो बेस इनहेरिटेंस है, एनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन है। तो इनहेरिटेंस तो हमारी रियल लाइफ में भी हम इसको समझते हैं, और एनकैप्सुलेशन भी, और पॉलीमॉर्फ, इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे इनहेरिटेंस हम कहते हैं रियल लाइफ में, एक जो चाइल्ड हैं वो पेरेंट्स से चीज़ें इनहेरिट कर लेते हैं विरासत के तौर पे। ठीक है जी। तो ये हमारी डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट है। और अगर हम क्लासेस की बात करें तो क्लासेस के साथ ही इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे ये एक व्हीकल क्लास की बात की, अगर हम व्हीकल की बात करें तो इसकी सब क्लासेस हो सकती हैं, कार, ट्रक, बसेस, मोटरसाइकिल। फिर अगर हम एक बायोलॉजिकल एनिमल क्लास की बात करें तो मैमल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, ये इसकी सब क्लासेस। मैमल्स, इसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, और जो हमारे पास वार्म ब्लडेड जितने भी इंसेक्ट आ जाते हैं, बर्ड आ जाते हैं। ठीक है जी। तो इन तमाम एनिमल क्लास में इनके कुछ फ़ीचर्स कॉमन हैं, लेकिन फिर हर सब क्लास में कुछ फ़ीचर्स इनके अपने स्पेसिफ़िक हैं। तो इसके अलावा अगर आप व्हीकल क्लास की बात करें तो उसमें व्हीकल का कॉन्सेप्ट है जी, हर व्हीकल में इंजन आएगा, उसकी मोटर आएगी या उसके टायर्स आएंगे, लेकिन कुछ हर व्हीकल के अपने अपने फ़ीचर्स भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारे पास जो है ये आ जाता है, शेयर्ड फीचर्स के अलावा हर मेंबर के अपने फीचर्स आएंगे। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हेयर बसेस में सीट्स होंगी, जबकि ट्रक में कोई ऐसा एरिया होगा, कोई ऐसा रूम होगा, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप कोई हैवी सामान वगैरह लोड कर सकते हैं। ठीक है जी। ओके, सी प्लस प्लस में हम पेरेंट क्लास को बेस क्लास कहते हैं, चाइल्ड क्लास को डिराइव्ड क्लास कहते हैं। यहाँ पर एक आगे डिस्कशन आ रही है जो कि जिससे लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आए थे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो चाइल्ड क्लास है ये पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेती है, और पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी कहते हैं, और इसको जो है वो बेस क्लास भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें डायग्राम में, एक बेस क्लास है, इसके दो फीचर्स हैं, और चाइल्ड क्लासेस ने ये दो फीचर्स एक्वायर किए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये देखें फ़ीचर ए, फ़ीचर बी, एक चाइल्ड में भी आ गया, दूसरे में भी आ गया, तीसरे में भी आ गया, लेकिन हर चाइल्ड के अपने अपने फ़ीचर्स भी हैं। ठीक है जी। और इसके बाद जैसे यहाँ पे सी प्लस प्लस का कोड अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक पेरेंट क्लास है, इट इज़ जस्ट अ नेम ऑफ़ द क्लास। सिर्फ पेरेंट क्लास लिखने से हमारे पास कोई क्लास पेरेंट नहीं बनती। तो फिर ये हमारे पास पेरेंट क्लास में एक पब्लिक स्कोप का एक हमने डाटा मेंबर डिक्लेयर किया। फिर ये चाइल्ड क्लास में एक डाटा मेंबर हमने वेरिएबल टू डिक्लेयर किया। ठीक है जी। और ये पेरेंट क्लास ने चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर लिया, ये सेमी कॉलन। उसके बाद हम इनहेरिटेंस की टाइप बताएंगे, और उसके बाद पेरेंट क्लास का नाम लिखेंगे। तो ये इनहेरिटेंस से मुराद क्या है कि ये जो चाइल्ड क्लास थी इसमें सिर्फ वेरिएबल टू था, लेकिन इनहेरिट करने के बाद वेरिएबल वन भी इसका पार्ट बन जाएगा। ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। नाउ दिस इज़ द डिस्कशन विच आई वाज टॉकिंग इम्पॉर्टेंट, और इससे रिलेवेंट लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आए थे। अब यहाँ पे एक जो है एक्सेस स्पेसिफायर आ जाता है। ठीक है जी। हम अपने डाटा मेंबर्स, ख़ास तौर पे डाटा मेंबर्स से पहले एक्सेस स्पेसिफायर एक बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने एक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ एक हमने स्कोप डिफ़ाइन किया, पब्लिक स्कोप। ठीक है जी। अब पब्लिक स्कोप में हमने सिर्फ एक डाटा मेंबर डिक्लेयर किया। तो इसको ज़रा समझिएगा, अगर हमने कोई अपना डाटा मेंबर पब्लिक रखा, चूँकि ज़्यादातर
डाटा के हवाले से हम स्कोप डिफ़ाइन करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द केसेस पब्लिक होते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड केसेस में वो प्रोटेक्टेड भी हो सकते हैं। ज़्यादातर डाटा को हमने हाइड करना होता है। तो अगर तो हमारा डाटा पब्लिक है तो वो सेम क्लास में तो एक्सेसिबल होगा, सेम पैकेज की सब क्लास में भी एक्सेसिबल होगा, मतलब सेम प्रोग्राम कह सकते हैं। सेम पैकेज की नॉन सब क्लास में भी एक्सेसिबल होगा, डिफरेंट पैकेज की सब क्लास में, डिफरेंट पैकेज की नॉन सब क्लास में एक्सेसिबल, हर जगह पे एक्सेसिबल होगा। ठीक है जी। और फिर ये प्रोटेक्टेड अगर है तो वो सिवाय डिफरेंट पैकेज की नॉन सब क्लास की हर जगह पे एक्सेसिबल होगा। नो मॉडिफायर से मुराद ये है कि अगर हमने डाटा से पहले कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं बताया तो वो सेम पैकेज में और सेम क्लास में एक्सेसिबल होगा। बट इफ़ द डाटा इज़ प्राइवेट तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सेम क्लास में एक्सेसिबल होगा। यहाँ से हम एनकैप्सुलेशन को भी समझ सकते हैं, जो कि आगे फीचर आ रहा है। एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, हम अपने डाटा को प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं और फिर फ्रॉम आउटसाइड द ऑब्जेक्ट हम उस डाटा को एक्सेस करने के लिए कुछ अपने फंक्शंस यूज़ कर लेते हैं। तो इस डिस्कशन में से ये जो स्लाइड यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, इसमें से मुझे थोड़ा याद पड़ता है कि लास्ट जो है वो पेपर में पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस में कोई क्वेश्चन एक आध दो आए थे अभी। तो उसके बाद एनकैप्सुलेशन है वो मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ हाइडिंग ऑफ डाटा। और अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो कैप्सूल वर्ड सेम है एनकैप्सुलेशन के अंदर, वहाँ से ये वर्ड लिया गया। एनकैप्सुलेशन उसको हाइड करना चीज़ों को, डाटा को। ठीक है जी। ओके जी। इसमें फिर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास प्राइवेट डाटा है तो उसको फिर हम आउटसाइड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हम सेटर और गेटर फंक्शन के ज़रिए से अपने डाटा को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। सेटर फंक्शन से सेट डाटा से और गेट डाटा फंक्शन से हम अपने प्राइवेट डाटा को, उनकी वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। सेट से मुराद यह कि वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ करना और गेट से मुराद है वैल्यूज़ आउटसाइड द ऑब्जेक्ट गेट करना। लेकिन सेटर और गेटर जो फंक्शंस हैं ये सिर्फ वैल्यूज़ बाहर लेके जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो डाटा है जिसकी हम एक्सेस ऑफ़र करेंगे सिर्फ वही वैल्यू बाहर जाएगी, अदरवाइज़ हमारा डाटा प्राइवेट ही रहेगा। ओके जी। एनकैप्सुलेशन के बाद पॉलीमॉर्फिज्म आ जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा वास्ट जो है यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉन्सेप्ट है। और पॉली से मुराद मैनी और मॉर्फिज्म से मुराद फॉर्म है। और यहाँ पर C++ में हम क्या कहते हैं जी, एबिलिटी फॉर डाटा टू बी प्रोसेस्ड और रिप्रेजेंटेड इन मोर देन वन फॉर्म। फिर सिर्फ डाटा से रेलिवेंट नहीं है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पर भी आ जाती है। ठीक है जी। और यहाँ पे फिर दो तरह की जो है पॉलीमॉर्फिज्म आ जाती है। थोड़ा सा इसमें पॉलीमॉर्फिज्म में C++ में, जावा में और डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ चीज़ें वेरी भी करती हैं, डिफ़र भी करती हैं। बहरहाल दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म है। स्टैटिक है, कंपाइल टाइम पे जो चीज़ों को बाइंड कर लेती है, और डायनामिक है जो कि रन टाइम पे चीज़ें बाइंड होती हैं। ठीक है जी। कंपाइल टाइम पे फंक्शन ओवरलोडिंग अगर हम C++ की बात करें, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और रन टाइम पे हमारे पास वर्चुअल फंक्शंस आ जाते हैं। और अगर हम जावा की बात करें तो रन टाइम पे हमारे पास फंक्शन ओवरराइडिंग आ जाती है, और कंपाइल टाइम पे फंक्शन, या बल्कि जावा में तो मेथड का वर्ड यूज़ किया जाता है, मेथड ओवरराइडिंग आ जाता है रन टाइम पे, और कंपाइल टाइम पे मेथड ओवरलोडिंग आ जाता है। ठीक है जी। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट्स हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग, एंड डायनामिक इज अचीव्ड बाय फंक्शन ओवरराइडिंग और वर्चुअल फंक्शंस। तो ये इसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। यू कैन राइट अ कोड दैट वर्क्स ऑन द सुपर क्लास एंड इट विल वर्क विद एनी सब क्लास टाइप एज वेल। तो फिर जो हमारे पास सुपर क्लास और सब क्लास का कॉन्सेप्ट, इसमें फंक्शन ओवरराइडिंग में ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, सुपर क्लास सब क्लास का। आगे इसके कुछ हम प्रोग्राम्स, कुछ चीज़ें डिस्कस मज़ीद करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है। अब एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का और इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और ये जो है इसका अगर हम जनरली डिस्कस करें तो हमें ऐसे इंटरफेसेस बनाने पड़ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनानी पड़ जाती हैं, जहाँ पर हम क्या चीज़ ऑफ़र करते हैं कि हम कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स हम प्रोग्रामर्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि जब वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे या इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को
वो इनहेरिट करेंगे इससे, तो फिर उनको इन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को उन्होंने डिटेल इनकी देना होती है। तो एब्स्ट्रैक्शन का पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि हम कुछ गाइडलाइंस दे देते हैं, हम कुछ हिंट्स दे देते हैं, उन हिंट्स के साथ फिर जो डेवलपर है वो उसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करना उसकी मजबूरी बन जाती है। ठीक है जी। डाटा एब्स्ट्रैक्शन भी इससे अचीव की जाती है और कुछ गाइडलाइंस भी दी जाती हैं। डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का डेफिनेटली कॉन्सेप्ट होगा तो उसमें भी हमारे पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हम जो चाइल्ड क्लास होती है जिसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया होता है उसे जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ते हैं, उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ती हैं, अदरवाइज़ जो चाइल्ड क्लास है वो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। Abstraction can be achieved with either abstract classes or interfaces. Using abstract class or interface, we express the